हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2। मतलब एक वीडियो ह्यूमन डेवलपमेंट का आपको दिया गया था, दूसरा पार्ट जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा है, वो आपको मैं बता दूंगा। साथ साथ मैं आपसे आज बात करूंगा ह्यूमन डेवलपमेंट के स्तर पे कि भारत में HDI का रैंक अर्थात HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी रैंक को कैसे बढ़ाया जाए। हमारी रैंक 129 बहुत पीछे है 189 देशों में से। हमें इसके बारे में सोचना है कि क्या ऐसा किया जाए भारत के स्तर पे कि HDI रैंक का सुधार हो। कुछ उपाय आप बताइएगा, कुछ उपाय मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम सब मिलकर उम्मीद करेंगे कि शायद HDI रैंक भारत का सुधारने में कुछ उपाय सुझा सके। समझ पा रहे हैं? और अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है, आप अगर सोच पाते हो, लिटरली मायने में आप भारत को महसूस करते हो। मैं समझता हूँ ऐसा होता होगा, क्योंकि अगर भारत की चारों कोना को आप सोचते होंगे, सारे सेक्टर को समझते होंगे, तभी आप HDI के डेवलपमेंट के लिए आप सोच पाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और आपसे देखेंगे आप कितना सोच पाते हो कि भारत का HDI कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक बचा हुआ है, ये टॉपिक का नाम क्या था, आप लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पार्ट बी होगा आपके सामने। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बोला जा रहा है कि भारत में मानव विकास सूचकांक। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता चलूं कि भारत के स्तर पे अगर मानव विकास, कल भी आपको समझा ही रहा था कि वर्तमान में रैंक कितना है 129/189, और ये भारत आता है मध्यम श्रेणी में। एक बात आपको बताता चलूं, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो उसमें 31 लिखा होगा, पिछले एक साल पहले देखेंगे 130 रहा होगा, अभी कितना है 129 है। तो अभी दिमाग में रखिएगा, ना तो 131 है ना 130 है, बल्कि 129 सही है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोर्स दे रहा हूँ। एक्चुअली हर साल रिपोर्ट आती है और हर साल की रैंक बदल जाती है, तो दिमाग में रखिएगा कि अभी 2019-20 का जो रैंक चल रहा है ये है 129। नेक्स्ट, मध्यम श्रेणी में है ये। अगली बात बोले, भारत मध्यम श्रेणी में आता है और ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। कल मैं आपको बता रहा था कि निम्न होता है, मध्य होता है, उच्च होता है और अति उच्च होता है। तो भारत मध्यम श्रेणी में, और भारत का स्कोर कितना है 0.64 है। ये बात भी दिमाग में रखिएगा। अगली बात ये, जो विश्व स्तर पर निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक, निकालने वाले का नाम क्या है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी चीज़ को अगर देखेंगे राज्यों में HDI की स्थिति, तो राज्य मतलब स्टेट के स्तर पे, तो यहाँ पे निकालने वाले का नाम क्या है, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर देखेंगे कि औद्योगिक राज्यों की HDI रैंक बेहतर होती है। जनरली औद्योगिक राज्यों की HDI रैंक बेहतर होती है। इसका रीजन क्या है? HDI रैंक को प्रभावित करने वाले 3 रीजन आपको याद ही होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। तो जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ पे इनकम तो ज़्यादा होगा ही, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक ठाक मिल जाती है, साथ साथ वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी होता है। अगर ये तीनों चीज़ ठीक है तो इनका HDI रैंक ठीक होगा। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, और सबसे टॉप पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो केरला, क्योंकि भारत में अगर सबसे ज़्यादा HDI रैंक किसी का अच्छा है तो वो है केरल। दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं इस साइड में, तो किसका खराब है, MP का, बिहार का, असम का, उड़ीसा का। इन क्षेत्रों में देखेंगे डेवलपमेंट कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। स्वास्थ्य के लिए अगर देखेंगे हॉस्पिटल वगैरह, तो भी कोई अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे। इन वजहों से इन क्षेत्रों में HDI रैंक न्यूनतम मिलता है। नेक्स्ट बात मैं आपके सामने बताऊँगा, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। मेरे भाई, जनसंख्या से रिलेटेड कौन है, पर्यावरण है, और जनसंख्या से रिलेटेड विकास है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जनसंख्या से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पर्यावरण बता रहा हूँ, ऐसे NCERT में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। क्या लिखा है उन्होंने कि जनसंख्या जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता चला जाएगा। मतलब अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो पर्यावरण पे नुकसान ज़्यादा होगा, अगर जनसंख्या कम है तो पर्यावरण का नुकसान कम होगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा हूँ। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा पर्यावरण को उतना ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा पर्यावरण को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि पर्यावरण पे हम मानव आश्रित होते हैं और इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन की स्थिति आ जाती है। इधर देखिए, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगा तो विकास कम होगा। इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। ठीक है, तो दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा तो उस राज्य का या उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जनसंख्या है उतना ज़्यादा अगर उस जगह का पर कैपिटा इनकम अगर देखेंगे तो उसी अनुपात में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो लोगों को कम मिलेगा, समझ रहे हैं, आय कम होगा। ऐसे में उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं होगी, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, हेल्थ सेक्टर भी अच्छा नहीं होएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या अगर कम है तो विकास ज़्यादा होगा, और अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो विकास कम होगा। ये दोनों बात आप समझ पा रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करता है। कैसे करता है? अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो प्रदूषण भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। जनसंख्या अगर ज़्यादा होगा तो रिसोर्सेस अर्थात संसाधन पर दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, यदि जनसंख्या अत्यधिक होगी तो वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति निम्न स्तर की होगी, ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे खाद्यान्न संकट की भी स्थिति आ सकती है। आपको बहुत दिनों से मैं आपको एक चीज़ फील करवाता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इतनी बड़ी जन क्षेत्र है, मान लीजिए इतना बड़ा कोई भूखंड है या भूमि का टुकड़ा है, वहाँ पे अभी मात्र 1 लोग रह रहे हैं। अगर आप मान लो कि इतने में 2 लोग रहने लगे, कम गया। 4 लोग रहने लगे, कम गया। 8 लोग रहने लगे, और कम जाएगा। 10, 12, 15, 20 करते करते जाएंगे तो क्या होगा? और कमता चला जाएगा। इसका मतलब भू संसाधन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण जो उत्पादन होगा वो कम जाएगा। और चूंकि मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो रहा है। तो मेरे दोस्त, जब उत्पादन ही कम हो रहा है, जब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? खाद्यान्न कम होगा। और अगर जनसंख्या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, खाद्यान्न कमता चला जा रहा है, तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि खाद्यान्न का संकट हो जाएगा। माल्थस भाई साहब यही आपको समझाने की कोशिश किए थे। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, इस चीज़ को भी आप समझिए। माल्थस मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब माल्थस के अनुसार इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है हमारा जीपी में, और जो खाद्यान्न है, जो फूड है आपका, वो बढ़ रहा है एपी में। एपी का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 इस रेशियो में बढ़ना। और इसका अगर देखेंगे जीपी का मतलब, तो 1 अगर लेंगे 2 तो होगा 4, 8, 16 इस रेशियो में। कहाँ 16 और कहाँ 4? समझ पा रहे हैं? इसका मतलब होगा एक समय आते आते खाद्यान्न का संकट हो जाएगा, और ऐसे में बहुत बड़ी महामारी की तरफ दुनिया बढ़ जाएगी। तो देखिए, खाद्यान्न संकट होगा तो यहाँ से बोल रहा है कि कुपोषण भी बढ़ जाएगा। और यही माल्थस भाई साहब बोल चुके हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब विश्व स्तर पे खाद्यान्न संकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इशू है। अब देखें, एक और बात आपको बताता चलूँ। वर्तमान समय में आप क्या लगातार देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोग गहन कृषि करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पैदावार नहीं बढ़ेगा तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल, मतलब उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़बरदस्ती उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से भी आप मृदा की लवणता देखेंगे, सालिनिटी देखेंगे, वो बढ़ता है, और ये अच्छी संकेत तो नहीं होती। आप देखेंगे हरित क्रांति हुई थी तब की बात, भारत में प्रोडक्शन तो बढ़ी, लेकिन वर्तमान समय में बोला जा रहा है कि सालिनिटी जो होता है मृदा की, लवणता क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अगर लवणता बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ पे पैदावार कम होगा। तो ये भी अच्छी संकेत नहीं है। इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होना जरूरी है। नेक्स्ट बात देखिए, जनसंख्या अगर बढ़ता चला जाएगा तो बोला जा रहा है कि औद्योगिक विकास भी बढ़ता चला जाएगा। और मेरे दोस्त, इंडस्ट्री जितना ज़्यादा बढ़ेगी ना, इन्वायरमेंट पे उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगी। और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपको बताता चलो कि बहुत ज़्यादा वन उन्मूलन होगा, पेड़ पौधों का कटाव होगा। ऐसे में अगर आप समझेंगे कि अगर पेड़ पौधों का कटाव होगा तो आगे चलकर क्या होगा? इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि पेड़ पौधे के साथ मानव का डायरेक्ट संबंध है। और हम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उन्हें CO2 दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। और ये अगर कैलकुलेशन खराब होगा, बायोडाइवर्सिटी खराब होगी, जैव विविधता खराब होगी, तो मानव के लिए तो अनुकूल परिस्थिति नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगली बात देखिए। नेक्स्ट है पर्यावरण से रिलेटेड रचनाएं। कुछ बुक्स लिखी गई है, कुछ पत्रिकाएं लिखी गई है पर्यावरण से रिलेटेड। ये भी आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिमिट टू ग्रोथ 1972 में लिखा गया था बाय क्लब ऑफ रोम। इसी तरह से स्माइल इज ब्यूटीफुल 1974 में लिखा गया था शूमाकर के द्वारा। नेक्स्ट, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में लिखा गया था। कई बार ये पूछता है कि आवर कॉमन फ्यूचर कब लिखा गया, और अगर लिखा गया तो किसने बताया था? बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट के तहत यह आया था आवर कॉमन फ्यूचर। फिर एजेंडा 21 ये रिपोर्ट तैयार किया गया था रियो कॉन्फ्रेंस में 1993 में। अब आप समझिए, इस तरह से ये चैप्टर तो फाइनली समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। बात है भारत की HDI की। ठीक है, ये अपना रहा प्यारा भारत। भारत में मैं चाहता हूँ कि HDI का रैंक जो निकल रहा है हर साल, वो क्या हो, उसमें क्या हो? सुधार हो। HDI रैंक में सुधार हो। सवाल उठता है
कैसे? ये तो बहुत अच्छा है कि हम चाहेंगे कि सुधार हो जाए, लेकिन सवाल उठता है कि किस तरह से सुधार किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए भारत के स्तर पे कि एचडीआई का रैंक भारत का ठीक हो जाए। सबसे पहले आप समझते हो, आप इन्हीं कसौटियों के ऊपर लेके चलिए जो एचडीआई मांगता है आपसे। 3 चीज़ की बात करता है ये। एक तो पहली होता है शिक्षा, दूसरा होता है मेरे दोस्त स्वास्थ्य, और तीसरा होता है आपका आय। मैं आपको कहता हूँ कि मान लीजिए भारत के स्तर पे एजुकेशन टॉप क्वालिटी का मिले, बेहतर मिले, और अगर एजुकेशन मिल रहा है और स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाए, तो मेरे दोस्त जितना अच्छा एजुकेशन होगा उतने ही अच्छा इनकम होगा ना आपका, उतनी ही अच्छी आपकी जॉब मिलेगी ना, और जो जॉब मिलेगी आप अपनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आप अपनी देश की विरासतों को समझेंगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी आप करप्शन नहीं फैलाएंगे, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, अगर आपकी हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली आप अपना इनकम ज़्यादा रखेंगे और आपकी अटेंडेंस शायद आपके ऑफिस में ज़्यादा होगा। एक सोचने वाली महज बात है, किंतु बहुत इम्पैक्ट करता है। कई लोग ऐसे हैं जो फिट नहीं होते। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये आय तो अपने आप बढ़ेगा भाई साहब, इसका चिंता कतई नहीं करना चाहिए। चिंता इसका कीजिए, एजुकेशन कैसा है। भारत के स्तर पे मैं अगर बात करूं तो मैं अपना पर्सनल व्यू देना चाहूँगा कि भारत में बोला जाता है कि सबके लिए एजुकेशन है, लेकिन दोस्तों कई जगह आप देखेंगे डीएवी डीपीएस जैसे स्कूल है और कई जगह देखेंगे सरकारी स्कूल है। अंतर है, कितना भी कोई कुछ कह ले, आप खुद देख लेना, अंतर है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सिस्टम गलत है? नहीं, मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो भी फैकल्टी है मैं उनसे बार बार कहता हूँ कि वो अच्छा एजुकेशन दे। अगर मैं आपसे बात कर रहा था कि सपोज कीजिए, मैं आज थोड़ा सा मैं डिटेल से जाना चाहूँगा। सपोज कीजिए ये कोई बालक है, छोटा बच्चा है बेचारा, इस तरह से ये बालक थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, समझदार हो गया होगा अब इतने में। अब आप समझिए, जब ये छोटा बच्चा था तब तो इसे नहीं पता था, लेकिन इसकी परवरिश जिस परिवेश में हुई होगी, जिस भी सराउंडिंग में, जिस भी समाज के परिवेश में ये जिया होगा, वहाँ से ये सारे गुण लिया होगा, isn't it? और अगर ये परिवेश से, सारा समाज से अपना गुण लिया होगा तो ये अपना विस्तार करेगा। इसका जो सोच होगा वो उसी समाज का देन होगा, उसी पेरेंट्स का देन होगा। जैसे इसके पेरेंट्स होंगे बिल्कुल लगभग उसी तरीके से ये बंदा सोचेगा आगे चल के, ठीक। और जैसे इसके सराउंडिंग में, इसके बाद क्या मिलेगा अब इसको मिलेंगे टीचर्स, और टीचर्स इसको मोटिवेट करते हैं। ये आगे बढ़ाने का काम टीचरों के हाथ में ठीक ठाक होता है। अगर इसको सही टीचर मिल गया, अगर टीचर इनका बेहतर है, तो इसका क्या होगा, इसका जो मानसिक स्थिति होगा वो बहुत अच्छा होगा और ग्रोथ करेगा। और जब ये ग्रोथ करेगा तो इसका मतलब होगा, मैं कह सकता हूँ कि इसका शिक्षा का जो स्तर होगा बहुत अच्छा होगा। कई जगह आप देखते होंगे, हो सकता है कि अगर बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है तो इसका जो खाने पीने का स्तर होगा, फूड होगा, इनका बहुत बेहतर होगा। लेकिन कई लोग कंप्रोमाइज करके ज़िंदगी जीते हैं, मतलब कुपोषण की स्थिति में जीते हैं। कई समाज में ऐसा स्थिति है भाई, ये झुठलाया नहीं जा सकता, एक्सेप्टेबल है ये, ठीक। तो इसकी स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए। और बोला जाता है ना कि जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा उतना ही अच्छा उसका दिमाग चलेगा। तो भाई साहब यहाँ चौपट तो यहाँ भी चौपट, और यहाँ चौपट तो आगे जॉब की क्या बात करने वाले हो, वो तो चौपट हो ही जाएगा। इसका मतलब इस पे बहुत ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है सरकार को भी, और जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे वो ट्यूशन पढ़ाने वाले हो, चाहे वो स्किल का कोई टीचर हो, सबसे मैं अपील करता हूँ इस पे बहुत फोकस देने की ज़रूरत है। चाहे कोई मुझे पेरेंट्स सुन रहे हो, प्लीज़ अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए आप जितना दे सकते हो दीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है, ये दे देने के बाद आपसे वो कोई चीज़ की उम्मीद नहीं करेगा, कभी भी नहीं कुछ मांगेगा। रीजन वो चीज़ों को समझेगा। और ऐसा क्या है कि सब लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उनको रोजगार की कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वो अगर ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो दूसरे मुल्क में जाके काम करेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा, हमारा भी डेवलपमेंट होगा। भाई नासा है, नासा में कितने साइंटिस्ट हमारे देश के हैं, बहुत सारे हैं, समझ पा रहे हैं। देखेंगे अलग अलग जो सीईओ हैं बहुत सारे हमारे देश के हैं, वहाँ से हमारे लिए एफडीआई आता है, हमारे लिए देखेंगे विदेशी मुद्राएं आती है, डॉलर आते हैं, यूरो आता है, येन आता है, युआन आता है। तो ये सारे बेनिफिट है हमारे देश के लिए, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन 2 पिलर को आप सुधार लीजिए, तीसरा पिलर अपने आप बेस्ट होगा। इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों पे चिंता करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपसे जो सवाल पूछा कि एचडीआई रैंक में सुधार कैसे होगा, तो इन तीनों पे बल देना चाहिए, और खासा इन दोनों पे बल देना चाहिए। तीसरा सेक्टर अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर बंदा एजुकेटेड है तो वो रिसर्च के सेक्टर में आगे जाएगा, इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाएगा, मेडिकल के सेक्टर में जाएगा, जिस भी सेक्टर में जाएगा बहुत सारे ऑप्शन है। सीए बन सकता है, और हमारे लिए देखते होंगे यूपीएससी, आईएएस, ये पीसीएस, ये सारे हैं, और भी एसएससी लेवल के एग्जाम है। जहाँ भी जाएगा एक मतलब इंसान बन के जाएगा, एक नेक इंसान बन के जाएगा, वो कभी करप्शन नहीं करने देगा। तो ऐसे में क्या होगा, देश का लिटरली में विकास होगा। हम ऐसी भारत का
उम्मीद आप सबसे करते हैं, जो भी युवा मुझे सुनते हैं, मैं सबको कहता हूं कि आप लोग देश के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, बाकायदा आपका विकास अपने आप होगा, क्योंकि आपकी सोचने का टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से करना चाहिए। अब बात रहा कि किस क्षेत्र में क्या किया जाए। देखेंगे कि कोस्टल एरिया जितना है ना, उधर का डेवलपमेंट ठीक ठाक है, तो सोचने की ज़रूरत उत्तर वाले को है, उत्तर भारत को है। तो उत्तर भारत में अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर वाले जो क्षेत्र हैं, लद्दाख वाले, हिमाचल और उत्तराखंड वाले, मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक, इस क्षेत्र में देखेंगे कि आदिवासी जनजाति बहुत ज़्यादा है, तो इस क्षेत्र के लिए मैं जो सोचता हूँ, इस क्षेत्र के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, आदिवासियों से संबंधित, जैसे भारत का एक देखेंगे ट्राइफेड योजना है, आदिवासियों की जो सामान होता है उसको बेचने के लिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। वहाँ पे बम्बूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बांस होते हैं, तो बांस की अलग अलग सामग्रियाँ बनते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। जो इनके कल्चर है उससे संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, इनको ऑनलाइन इनके सामान उपलब्ध कराना चाहिए। बिहार वार का जो क्षेत्र देखते होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है बेसिकली, ये पूरा बेल्ट मान लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। साथ साथ उस क्षेत्र में देखिए कि कैसी खनिज संपदा है, कैसा वहाँ का जलवायु है, उसके अनुसार उसका उपचार जरूर किया जाना चाहिए। वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। ऐसे में जो प्रवास का दर है वो कंट्रोल होगा, और ऐसे में लिटरली अगर चारों कोने में भारत का विकास होता है तो मैं कहूँगा कि देश का चौमुखी विकास होता है, और ऐसे में हमारी जीडीपी छलांग मारेगी, उछाल मारेगी। और यही तो उम्मीद करते हैं, यही तो हमारे संसद भवन में बात होती है, संसद में बैठ के सांसदों के द्वारा कि हमारी जीडीपी ऐसे होने वाली, किंतु ये तरीका नहीं बताते। समझ पा रहे ना? तो ऐसे अगर काम किया जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट ठीक ठाक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक चैनल पे बने रहें, दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, जरूर कमेंट्स करके हम तक आप पहुँचे, हम आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे। धन्यवाद।